हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज या एलसी सर्किट। कोई भी एक सर्किट बनाना है जिसमें इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हैं और इनको शॉर्ट में एलसी सर्किट भी कहा जा सकता है। मतलब अब एलसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले समझ लेंगे एलसी सर्किट का डायग्राम। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसमें ये एक इंडक्टेंस कॉइल और ये एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और जैसे ही इसमें ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया जाएगा वैसे ही सर्किट में एक करंट फ्लो हो जाएगी और वो करंट एल और सी दोनों के लिए सेम होगी। इनका पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका पोटेंशियल हो जाएगा VL और कैपेसिटेंस का पोटेंशियल हो जाएगा VC। तो इस केस में एलसी सर्किट जो है, इनके अगर पिछले वीडियो में देखे जाएं तो दोनों के अलग अलग सर्किट जो हैं वो पढ़ाए जा चुके थे। एक सर्किट पढ़ाया गया था जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस लगा हुआ था, तो उसमें जो पोटेंशियल था वो करंट के साथ लीड कर रहा था 90 डिग्री से। और एक सर्किट लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस का यूज हुआ है। उसमें जो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल था वो करंट के साथ कुछ लैग कर रहा था 90 फेज से। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको आगे समझेंगे। In this case, the potential difference VL across L will lead the current I in the phase by 90 डिग्री। इसका मतलब है जो सिर्फ इंडक्टेंस वाला सर्किट होगा उसमें पोटेंशियल 90 डिग्री के फेज से पहले मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में करंट मैक्सिमम होगी। While the potential difference VC across capacitance या across C will lag behind the current I by phase 90 डिग्री या π/2। लीड करने का मतलब होता है पोटेंशियल करंट से पहले मैक्सिमम हो गया है और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस वाला होगा उसमें पोटेंशियल करंट से लैग कर रहा है। मतलब इस वाले केस में करंट पहले मैक्सिमम हो जाएगी और 90 डिग्री फेज के बाद पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब इसका फेजर डायग्राम बना लेंगे। तो अगर फेजर डायग्राम का देखा जाए तो इनके फेजर डायग्राम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी फेज डिफरेंस होगा, वो 180 डिग्री का होगा। द फेजर डायग्राम पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। ये हो गई आई।
ये VL माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। ये हो गया VC और ये हो गया VL। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हैं करंट के साथ। तो देखा जाए कि करंट के साथ VL जो है वो पहले मतलब पॉजिटिव होगा और VC जो है वो नेगेटिव में होगा। अगर मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल फेज डिफरेंस होगा वो होगा 180 डिग्री। द फेजर डायग्राम shows the phase difference between VL and VC is 180 डिग्री। दैट इज, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। दैट इज दे आर in opposite phase to each other, in opposite phase to each other। अब इसके बाद इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इम्पीडेंस निकाल लेंगे। नाउ the resultant potential difference in LC circuit तो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू VL माइनस VC। अब इसका इम्पीडेंस समझ लेंगे क्या होगा। एंड इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट इज Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, जहां पर XL जो है वो ओमेगा L होगा, where XL is equal to omega L and XC is equal to 1 upon omega C। अगर इन केस सर्किट में XL और XC इक्वल हो जाएं तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस होगा 0, और जब इम्पीडेंस 0 होगा तो करंट जो होगी सर्किट की, वो पीक करंट जो होगी सर्किट की वो इन्फिनाइट हो जाएगी। और यही कंडीशन सर्किट की इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस कहलाती है। तो एक ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो ध्यान रखनी है। इफ इन द सर्किट XL is equal to XC, the impedance Z is equal to 0. In this situation, the amplitude of current, या इसी को पीक करंट भी कहा जाता है, और पीक करंट इन द सर्किट would be infinite। इसी कंडीशन को इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस कहा जाता है। इट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। तो इसी की इस कंडीशन से इसकी रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है। तो अब आगे उसे सॉल्व कर लेंगे।
नाउ अगर XL और XC इक्वल है तो इसी से XL की वैल्यू ओमेगा एल, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf L और यहाँ पर 1/2πf C। यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी वही कहलाएगी रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2π का होल स्क्वायर LC। और अगर f की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 1/2π√LC। ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है इसे ही कहेंगे रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये न्यूमेरिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया। रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट जो सिर्फ LC। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट containing inductance, capacitance and resistance in series और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं LCR सर्किट। तो इसके लिए सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेंगे। इसमें सबसे पहले लगाएंगे इम्पीडेंस एक कॉइल, उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर, उसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस। तीनों सीरीज में जोड़े गए हैं। ये है L, ये है C, ये है R। तो इनके तीनों के पोटेंशियल भी क्योंकि सीरीज में है तो इनमें सब में करंट जो होगी वो सेम होगी। ये अप्लाइड EMF हो गया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T। इनका ये जो जैसे ही ये अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया जाएगा वैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होगी और ये तीनों सीरीज में होने की वजह से फिर से इसमें करंट सेम होगी और इनका पोटेंशियल इनके अक्रॉस हो जाएगा डिफरेंट। इंडक्टेंस का हो गया VL, कैपेसिटेंस का VC, रेजिस्टेंस का हो जाएगा VR। अब बस आगे इसका भी फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस वगैरह सारी चीजें समझ लेंगे। Let an alternating EMF E is equal to E0 sin omega T is applied to a circuit containing, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं L, C and R, all joined in series। ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। लेट I करंट सभी में सेम फ्लो होगी। लेट I इज द करंट at any instant of
and VL, VC and VR be the potential difference across L, C and R respectively. Then इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो मालूम है BL होगा IXL, VC हो जाएगा IXC एंड VR हो जाएगा IR। अब इसमें से VR जो है वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, VL जो है वो करंट को लीड करेगा 90 डिग्री से, जबकि VC जो है वो करंट के साथ लैग्स करेगा 90 डिग्री से। इसी के अकॉर्डिंग इसका फेजर डायग्राम बना लेंगे। नाउ VR इज इन फेज, उसी फेज में होगा विद I के साथ, बट VL लीड्स I by 90 while VC lags behind I by 90 डिग्री या पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। द फेजर डायग्राम इज तो अब इसका समझ लेंगे फेजर। ये हो जाएगा VC, ये हो जाएगा इसके साथ VL, और ये अगर डिफरेंस देख लिया जाए तो VL माइनस VC। यहाँ पर VL माइनस VC इसलिए किया गया क्योंकि VL है पॉजिटिव और VC है नेगेटिव, और ये इसका रिजल्टेंट EMF हो गया। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये हो जाएगा B, ये D, ये VR हो गया, VR और यही करंट, क्योंकि करंट और जो VR होगा वो सेम फेज में है। अब इसका रिजल्टेंट EMF निकालेंगे और उसी से निकालेंगे इसका इम्पीडेंस। नाउ the resultant EMF resultant of all the three, मतलब तीनों का रिजल्टेंट वही अप्लाइड EMF के इक्वल हो जाएगा, विच इज अप्लाइड EMF E। Therefore E स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा IR का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, एक हो जाएगा IXL का IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब इन सब टर्म से I स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया E स्क्वायर। I की वैल्यू निकालेंगे
तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अगर इसी का ये जो करंट आई है इसकी कंपैरिजन अगर ओम्स लॉ से करेंगे तो एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस निकल आएगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ the impedance of LCR circuit is, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा इक्वल जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पता है एक्सएल होता है ओमेगा एल एंड एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, जबकि ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए होती है 2 पाई एफ। देन जेड निकल के आएगा यहाँ से, या जेड की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस आ गया जो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब एक इसका फेज एंगल और निकाल लेंगे। फेज एंगल फाई इज गिवन बाय tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। यहाँ पर रख लेंगे XL माइनस XC अपॉन R, या tan phi निकल आएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। इससे निकाल लेंगे इसका फेज एंगल। तो अब इस वीडियो में कंप्लीट हो गए आपके एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। तो 4 पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट और सर्किट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब आपको डिस्कस किए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।